कविता थपलियाल। आज की चर्चा में बात उस चीज की जो शायद इस वक्त भी आपके पास ही रखी हुई है। जी हाँ, आपका मोबाइल फोन। मोबाइल अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रह गया है, ये आपका बैंक है, आपका ऑफिस है, आपका शॉपिंग मॉल है, स्कूल है और शायद सबसे जरूरी आपका कनेक्शन है इस दुनिया के साथ। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इस मोबाइल कनेक्शन की कीमत क्या अब आपकी पहुंच से बाहर जा रही है? हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड पोस्टपेड प्लान्स में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब ताज़ा खबर यहाँ पर यह है कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अब तक तो बात हुई है कि इस तारीख से बढ़ा दिया जाएगा। अब टेलीकॉम कंपनियां लगातार नए सब्सक्राइबर्स जोड़ रही हैं, 5G नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं, लेकिन इस खर्च का बोझ सीधे ग्राहकों की जेब पर अब डाला जाएगा। ये तैयारी है, सीधे तरीके से, आसान भाषा में, एक लाइन में। आज हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि जवाब भी तलाशेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, इंडस्ट्री दिग्गज होंगे जो बताएंगे कि आम उपभोक्ता जिनका बजट अब लड़खड़ा रहा है, कैसे देखें इस खबर को। और चलिए यहाँ पर हर पहलू को खंगाला जाएगा। कुछ बड़े सवाल जो आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं कि आप ज्यादा डेटा के लिए ज्यादा पैसा चुकाना आपको होगा। मिड और हाई यूजर्स यानी कम इस्तेमाल करने, ज्यादा इस्तेमाल करने वाले को कैसे ज्यादा असर पड़ेगा? क्या 5G की स्पीड के नाम पर डेटा लिमिट कम की जाएगी? क्या अब हर साल मोबाइल प्लान महंगे होते जाएंगे? नेटवर्क बदलना अब फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा? खास मेहमान जो पूरी अपनी राय रखेंगे इस चर्चा में, इस मुद्दे में, लॉयड मैथाइस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। महेश उपल सर हैं जो कि टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। SN गुप्ता साहब, एक्स प्रिंसिपल एडवाइजर ट्राई, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। उपल सर, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है। 15 से 25% के इजाफे की बात हो रही है सर, ये कोई आसान बात नहीं है। और भले वो अपनी सर्विसेज बढ़ा रहे हैं और सब्सक्राइबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अब इसका खामियाजा उपभोक्ता क्यों भुगतेगा? महेश सर। देखिए, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। कंपनियां काफी महीनों से, बल्कि सालों से कहती आ रही हैं कि उनको दाम बढ़ाने होंगे क्योंकि उनकी लागत, जैसे आपने कहा, बढ़ रही है। पर ये तो बात हमेशा ही ट्रू होती है कि कंपनियों की लागत भी होती है और उनको प्रॉफिट्स भी चाहिए होते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में उतना कंपटीशन नहीं रह गया है, जिससे कि कंपनियों को एक किस्म का एक स्पेस मिल गया है, एक गुंजाइश मिल गई है दाम बढ़ाने की। और जैसे मैं सोचता हूं कि कोई भी कंपनी चाहेगी कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे, जितने बढ़ा सके बढ़ाए। तो अब उनको ये स्पेस मिल गई है, मार्केट में इतनी प्रतिस्पर्धा है नहीं, तो उसका वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, नेटवर्क में उनकी लागत बढ़ी है। पर मेरा ख्याल से ये जो दाम बढ़ रहे हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हैं, इतने बढ़ने नहीं चाहिए। पर हमें इसका इसका मेन कारण कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है इतना जितना होना चाहिए, और जो दो कंपनियां इसका फायदा उठा सकती थी, जो कम दाम देकर अपनी मार्केट बढ़ा सकती थी, यानी कि वोडाफोन आइडिया और BSNL, उन दोनों की अपनी माली हालत इतनी खराब है कि वो इसका फायदा उठा नहीं पाएंगी, जिससे कि जो एयरटेल और जियो को एक और स्पेस मिल गई, एक और गुंजाइश मिल गई दाम बढ़ाने के लिए। और मेरे को लगता है वो बढ़ाएंगे और ये दाम इतनी जल्दी घटने वाले नहीं है। नहीं, घटने का तो कोई आसार लग ही नहीं रहा है। लॉयड, क्या लगता है, क्या साथ में क्या ये भी सही नहीं होता अगर वो धीरे धीरे दाम बढ़ाते? एकदम से इतना बड़ा ब्रैकेट दे दिया, 15 से 25% का जो है आपका खर्च बढ़ जाएगा। अगर आप 5G विस्तार तो बहुत पहले से कर रहे थे लॉयड, ऐसा नहीं है कि रातों रात ये आ गया। आप तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पहले से ही ज्वाइन कर रहे थे। आपके पास जो ऑपरेशनल फंडिंग को लेकर इश्यूज हैं वो तो काफी समय से ही हैं। तो आपने धीरे धीरे क्यों नहीं प्राइसेस बढ़ाई हैं जब आप और सर्विसेज दे रहे थे अपने डेटा सर्विसेज में? एक साथ आपने क्यों बढ़ा दिया? ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है कविता जी। और जैसे ही उपल साहब ने बताया कि अभी मार्केट का जो सिचुएशन है वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। बेसिकली दो प्लेयर्स की सेमी ड्यूओपोली है, जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। पिछले अगर 8-10 क्वार्टर देखे
तो बेसिकली दो प्लेयर्स है, जियो और एयरटेल, जो अपनी सब्सक्राइबर्स ग्रो कर पा रहा है, बाकी सबकी घट रही है, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की। तो जैसे ही मार्केट becomes a duopoly, then the dominant players take the advantage. तो लास्ट बड़ी हाइक हुई थी जुलाई 2024, तब ऑलमोस्ट 15% हाइक हुआ था। आई थिंक वो भी रिपीट करने वाले हैं, लेकिन इस बार एक एक्सपेक्टेशन है कि वो थोड़ा जो इंडिया की जो टेलीकॉम डेंसिटी है वो श्रिंक ना हो, उस टाइप की प्राइसिंग करें, क्योंकि पॉलिटिकली वो बड़ा रॉन्ग सिग्नल भेजेंगे अगर इंडिया की टेली डेंसिटी अगर कम हो जाए। तो मेरे ख्याल से टीयर्ड प्राइसिंग होगा, जहां की जो लोअर एंड की जो कस्टमर्स है उनका जो डेटा लिमिट्स थोड़ा कम किया जाएगा, ताकि दे विल बी फोर्स्ड टू मूव टू अ स्लाइटली हायर प्राइस रेंज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So I think the whole idea will be to take prices across the board up by 10 to 15 to 20%. And as जैसे ऊपर साहब ने बताया, the two players who could have been competitive in pricing to grab market share, BSNL and Vodafone Idea, उनकी तो financial situation बहुत weak है, so they will not be able to invest. So this is a time that Jio and Airtel are not only going to recover their 5G investments, but also make disproportionate profit. And I think it's something that ट्राई को देखना चाहिए, बिकॉज टेलीकॉम इज अ बैकबोन, इट इज अ की टू वेरियस सर्विसेज। अगर पिछले आप 10 साल में देखें तो एवर सिंस द प्राइस ऑफ डेटा केम डाउन, a whole range of internet based services, जो आपकी ई-कॉमर्स सर्विसेज है, जो आपकी राइड हेलिंग सर्विसेज है, टैक्सी सर्विसेज है, जो आपकी फूड ऑर्डरिंग सर्विसेज है, सब इस पे आधारित है। The moment that gets impacted, I think there'll be a larger effect on our overall economy, and that is a very big dangerous sign. बिल्कुल गुप्ता साहब, सर यहाँ पर अभी ट्राई का रुख क्या हो सकता है? क्या इतनी इजीली पास ऑन करने दिया जाएगा ग्राहकों को इतना बड़ा खर्चा? गुप्ता सर। यस, ये कविता जी और जैसे लॉयड साहब ने भी बोला, ट्राई का रुख एक्चुअली ट्राई ने अपनी पावर फॉरगिव कर रखी है, फॉरबियरेंस जिसे बोलते हैं, उन्होंने मार्केट पे छोड़ा हुआ है। नॉर्मली दे विल नॉट लाइक टू डू एनीथिंग, दे विल नॉट लाइक टू इंटरवीन, बट यस गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इफ एनी सच थिंग इज देयर, बट तो नहीं इंटरवीन करेगा। और इसमें भी एक्चुअली क्या है कि जो ट्राई का रोल होता है वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो होता ही है, बट जो ये बढ़ावे की बात कर रहे हैं और 5G के नाम से कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इनको जो करना चाहिए उसका तरीका ये होना चाहिए कि 5G वालों का ही बढ़ाएं, फिर जो 5G यूजर्स का ही बढ़ाएं, क्योंकि हमारे काफी उपभोक्ता जिनकी हम बात कर रहे हैं जो गांव में हैं या जो अभी भी 2G 3G पे काम कर रहे हैं, और उन्हीं को ज्यादा इम्पैक्ट होता है एक्चुअली। जैसे आप 15-20% की बात कर रहे हो, उनका तो वैसे ही आरपू 200 रुपए है, तो 200 में 30 रुपए का हो गया, तो उनको तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। और उनको बचाने के लिए ऑपरेटर खुद भी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग कर सकते हैं, डिफरेंशिएटेड ऑफर, जैसे लॉयड साहब बोल रहे थे टीयर्ड ऑफरिंग। तो आप डेटा मतलब एक होना चाहिए आपका बेयर मिनिमम की भाई जो डेटा यूज इससे कम कर रहा है, लेट अस से 5 GB पर मंथ या 10 GB पर मंथ वाले को, उसका हम नहीं बढ़ाएंगे। फिर एक अलग स्कीम आ सकती है कि 10 से ऊपर वाले का 5% बढ़ाएंगे, 30 से ऊपर वाले का 10% बढ़ाएंगे। तो उस तरह करें तो ये उसका फिर इम्पैक्ट और ये पिंचिंग कम होगा, और पिंचिंग उन्हीं को होगा हु कैन अफोर्ड एक्चुअली। तो ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से। ट्राई हैव नो रोल टू प्ले हियर एक्चुअली। महेश सर, यहाँ पर टियर्ड अप्रोच, मेरे ख्याल से टायर्ड अप्रोच ही अपनाने की बात की जा रही है, क्योंकि बेस प्लान में तो हमने देखा कि जुलाई 2024 में 11 से 23% के आसपास का इजाफा किया हुआ है। सर, किन प्लेयर्स को किस तरह से फायदा होगा, थोड़ा सा हम इस पर बातचीत कर लेते हैं, और कैसे? क्योंकि बातचीत में जो मुझे समझ में भी आ रहा है, डेटा अलाउंसेस को जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाएगा ताकि इंसेंटिवाइज किया जा सके यहाँ पर बाकी की डेटा परचेज को। महेश सर, ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। कुछ सब्सक्राइबर्स जो कि ऐड किए गए हैं उसका डेटा अगर हम बढ़ाएं तो लगभग रिलायंस जियो इन्फॉकॉम ने लगभग 5.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स जो है मई महीने तक ऐड किए हुए हैं, और इसकी वजह से इनका जो एक्टिव यूजर बेस है 150 बिप्स का, वो 53% हो गया है। भारती एयरटेल की बात करें, इन्होंने 1.3 मिलियन एक्टिव सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं महीने के अंत तक, 36% शेयर है इनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स का। तो सर, टैरिफ में जंप के बावजूद भी जो ये सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, महेश सर, इसके पीछे अब हम क्या तर्क समझें? क्या वो जो बंडल्ड सर्विसेज
सर्विसेज मिल रही हैं वो ज्यादा लुभा रही हैं? और अगर ऐसा है तो इन सर्विसेज में इजाफा अगर हुआ तो 15 से 25% का बिल में इजाफा भी नहीं चुभेगा लोगों को, कि वो चुभेगा? समझे कैसे? देखिए, कुछ हद तक इसका जवाब सीधा साधा ये है कि अब इंटरनेट के ऊपर हम लोग पूरी तरह से निर्भर हैं। चाहे वो अपने सोशल, जैसा आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बताया, चाहे वो सोशल लाइफ हो हमारी, चाहे हमको बैंकिंग करनी हो, चाहे हमको ट्रैवल करना हो, वगैरह वगैरह, हमको इंटरनेट की जरूरत है। और दूसरी तरफ से डेटा यूसेज, सब लोग समझ रहे हैं कि उनको अपनी डेटा यूसेज से कितना फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको कितनी जगह में उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो मुझे जिसको हमारे बिजनेस में इसको मार्केट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, कि यदि कौन सा स्टेज आएगा जबकि ग्राहक बोलेगा कि नहीं, बस मुझे आपसे और सर्विस नहीं लेनी क्योंकि मैं इससे ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं हूं। तो ये जहां तक लग रहा है अभी भी लोग दे पाएंगे, खासकर वो लोग दे पाएंगे जिनके ऊपर कंपनियां निर्भर हैं, जो कि ज्यादा डेटा यूज करते हैं, जिनकी जो माली हालत है, जिनकी आमदनी ज्यादा है। तो कंपनियां कुछ हद तक थोड़ी सी अनफेयर हो रही हैं, क्योंकि कुछ जो बहुत प्राइस कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी ज्यादा बड़ा इश्यू है, उनकी तरफ ध्यान कम दे रही हैं। वो चाह रही हैं कि डेटा यूज बढ़े और उनके रेवेन्यूज बढ़े। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक यदि उनको जो कम यूसेज वाले कस्टमर्स हैं या जो कम रेवेन्यू जनरेटिंग कस्टमर्स हैं, यदि वो उनका नेटवर्क छोड़ के जाते हैं, तो जो कमर्शियली माइंडेड लोग हैं वो शायद माइंड ही ना करें, बोले ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बड़े यूजर्स से कॉम्पेंसेट कर रहा है। तो इसमें टीआरआई का रोल है एक्चुअली। मैं कुछ हद तक थोड़ी सी मैं इसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं, गुप्ता जी भी कह रहे थे, क्योंकि ट्राई ने वॉलंटरीली फॉरबेयर किया हुआ है, यानी कि मार्केट पे छोड़ा हुआ है, पर ट्राई की कंप्लीट पावर्स हैं टैरिफ के ऊपर, और टैरिफ के ऊपर बल्कि गवर्नमेंट की कोई रोल है ही नहीं आज के। यदि आप टीआरआई एक्ट पढ़ें तो अब सारा का सारा टैरिफ के मामला जो है वो खाली ट्राई के अंडर आता है। ट्राई ने इसको फॉरबेयर किया हुआ है, मार्केट पे छोड़ा हुआ है। ट्राई को अब सोचना चाहिए कि ये मार्केट पे छोड़ देना ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि खासकर मार्जिनल कस्टमर्स जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी इशू है, जो आम लोग हैं, उन पर यदि इसका बुरा असर पड़ेगा या उनकी सर्विसेज में कमी आती है, क्वालिटी खराब होती है, तो ये टीआरआई की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी जांच करे और देखे कि यदि ये वाकई सच है तो कंपनियों के ऊपर कुछ लगाम डाले, उनको बताए कि देखिए आपने यदि कुछ आपको ऐसे प्लान्स देने पड़ेंगे जो कि अफोर्डेबल हों, कुछ ऐसे प्लान्स देने होंगे जिनके अंदर इतना डेटा हो कि जो आम आदमी को जो रोजमर्रा की जरूरत है वो उसके अंदर पूरी हो सके, वगैरह वगैरह, जैसे कि आमतौर पर रेगुलेटर्स करते हैं। अब आज तक पिछले 10-20 साल में इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पर ट्राई के पास पूरी पावर्स हैं कि वो अपनी फॉरबेरेंस की जो पावर पॉलिसी थी मार्केट पे छोड़ने की, उसको वापस ले ले और उसको ट्वीक करे, उसको थोड़ा सा उनको उसमें अब बदलाव लाए, जिससे कि उन लोगों को बचाया जा सके, उन लोगों की सहायता की जा सके जो कि वल्नरेबल हैं, जो मार्जिनल हैं। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं चर्चा में जो अब डिस्कस करने हैं हमें इस पूरे शो में, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपका जो मोबाइल बिल है वो लगभग 15 से 25% बढ़ सकता है। मेरे साथ खास मेहमान भी हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुप्ता सर क्या तर्क देंगे, क्या जवाब देंगे? क्योंकि देखिए, बताओ रेगुलेटर, सवाल तो खड़ा होगा ही। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने मार्केट प्राइस पे सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स भी बोल रहे हैं कि वन साइज फिट्स ऑल प्राइसिंग मॉडल जो है पूरी तरह से टैरिफ स्ट्रक्चर ब्रोकन है ना, इसका तो संज्ञान लेना होगा ना बतौर रेगुलेटर। गुप्ता सर। हाँ बिल्कुल कविता जी, और मैं डॉक्टर उपल से भी सहमत हूँ कि ट्राई पे पावर है, एज पर द लॉ तो पावर्स हैं, बट दैट विल बी ए डेरोगेटिव स्टेप। बट अगर ऐसा हो जाता है जैसे आपकी चैनल के माध्यम से और सभी लोग कहें भाई ये तो जाति हो रही है या किसी से अनजस्टिस हो रहा है, देन ऑफ कोर्स ट्राई शुड एक्ट एक्चुअली, एंड ऑफ कोर्स
they have the power, they will have to do something basically which I personally feel a derogative step. Actually वो liberalization के थोड़ा against है, but yes, कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो दे शुड आल्सो एक्ट, या दैट आई एग्री, बट ऑपरेटर्स को भी खुद भी कर सकते हैं एक्चुअली सेल्फ रेगुलेशन, कि उनको भी जहां पता है जहां पे अनजस्टिफाइड है या अनअफोर्डेबल हो रहा है तो उनको उनका नहीं बढ़ाएं एक्चुअली टैरिफ, और जो भी आपको कॉस्ट रिकवरी करनी है उन्हीं से करो हु आर द रूट कॉज ऑफ दैट, जिनके लिए आपने नेटवर्क को अपग्रेड किया है, नेटवर्क की स्पीड बढ़ाई है, जो उसके यूजर हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से 4G एंड 5G में आम यूजर को खास फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यस देयर आर सम निश यूजर, सम क्रीमी लेयर, सम मींस बिग डेटा यूजर, एक्चुअली बिजनेस यूजर्स, उनको 5G की सर्विसेज का फायदा है। तो आपको जो भी पैसा इकट्ठा करना है थ्रू दिस इंक्रीज, यू कलेक्ट फ्रॉम देम ओनली, not from the users who are actually not bothered about 4G or 5G. According to me, 50% of the users are happy or are satisfied with 4G speeds actually. तो उनको छोड़ दीजिए, और जो बाकी 5G वाले उनसे आप पूरा रिकवर कर लीजिए जो आपका बनता है, जो आपका हक बनता है, जो आपकी जरूरत है। हाँ नहीं, लेकिन फिर यहाँ पर एक तबका होगा जो बहुत ही ज़्यादा अधिक चार्ज देगा, एक तबका होगा जो खुश होगा इस चार्ज से। तो देखिए बात समझ में ये आ रही है कि मिडिल और अपर यूजर्स को लॉयड टारगेट किया जाएगा, ठीक है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं होगा, आपकी डेटा स्पीड, आपकी स्पेसिफिक टाइमिंग्स, हाई डेटा यूसेज, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से जो है आपको चार्ज किया जाएगा। लॉयड प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपना मोबाइल का बिल देखती हूँ ना, तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मैं हाई डेटा यूजर हूँ या मैं मिड डेटा यूजर हूँ। मेरा प्रॉब्लम ही यही है, और मेरे जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होगा। हम कैसे समझे कि हम किस ब्रैकेट में आए, हम कैसे समझे कि हमारा चार्ज ज्यादा नहीं या कम वसूला जा रहा है, बिकॉज बिल तो बढ़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ज्यादा बढ़ा है कम बढ़ा है, लॉयड समझ में कैसे आएगा ये बताइए। अच्छी पॉइंट रेज की आपने कविता जी। आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीकॉम सर्विसेज टुडे आर आवश्यक सेवा, दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल सर्विस। आजकल काफी लोग एंटरटेनमेंट जो है वो अपने फोन में कंज्यूम करते हैं। जैसे ही ऊपर साहब ने बताया कि बिसाइड्स बैंकिंग, बिसाइड एसेंशियल सर्विसेज, बिसाइड्स ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज एक्सेट्रा, लोग आजकल एंटरटेनमेंट भी मैक्सिमम फोन पे कंज्यूम करते हैं थ्रू इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सेट्रा। तो आई थिंक वो एक क्या चीज है, इट इज बिकम एडिक्शन। वो लोग इतने विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। As you said, जैसे आपने बताया कविता जी, that therefore people's bills will go up gradually as the operators will take up data pricing. But I think, and I think both the co-panelists made a point, TRAI का एक role है to ensure that India does not lose its deep tele density. One of the good things that has happened in the last 10 years or last 20 years is that today almost 1.1 billion, but at least you can say something like around 75 to 80% of this country is covered by mobility services. And that is a great power of the economy, because whether people are doing very basic things like Aadhaar, linkages or very basic services, to people who are using high-end services like entertainment and e-commerce, I think sabhi pe impact hoga. So therefore, I do agree, tiered pricing is the only way forward. The burden on the bottom of the pyramid, jo absolutely at the bottom, who are pretty much basic users of mobile phones, I think they should not be impacted, which means India's tele density should not shrink, and TRAI has to play some role. As Gupta ji said rightly, I think role of regulators has to be minimal to the extent possible. Eventually, pricing is a free play of the market, right? When you have 3 or 4 aggressive players, prices are automatically come down. In fact, जो India की जो data prices जो world में सबसे lowest है, that was largely thanks to Jio's entry in 2016. जिस टाइम पे 5-6 ऑपरेटर थे, and Jio's way of getting in was giving virtually very very low price data and giving free voice, और उसी तरह उन्होंने ग्रो किया है, and today they are dominant. और जैसे आपने पॉइंट किया, last 2 quarters more than 90% of the net subscriber additions are going to just 2 operators. So it's effectively becoming a 2-player play. I think what TRAI has to do is to ensure that this duopoly and therefore some degree of जो हमें कहते हैं predatory pricing,
आई थिंक उस पे थोड़ा उनको नजर रखना चाहिए, बिकॉज इट क्लियरली सीम्स दैट both the dominant players are taking up prices, knowing fully well that the smaller players, namely BSNL, Vodafone, Idea, will be happy, right? And they'll be more than happy given their financial situation. I think ये थोड़ा एक अनहोली सा नेक्सस हुआ है, और उस पे ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी इकोनॉमी में हो सकता है। बिल्कुल। ये जो शो है हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड शो है, और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी लाने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि टैरिफ बढ़ने की बात हो रही है, पूरा मामला हमने समझा है कि किन चरणों में बढ़ सकता है और लोगों को कैसे समझना चाहिए, कैसे अब थोड़ा सा माइंडफुली इस्तेमाल करना चाहिए अपने डेटा को। मैं चाहती हूँ कि एक यही सवाल तीनों से पूछूंगी, आप तीनों अपने अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। महेश सर, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि अब ये बढ़ोतरी तो रुकने वाली नहीं है, ये हो गया है प्लान में, अनलेस एंड अनटिल रेगुलेटर आके स्टेप इन करे और बोले कि नहीं भैया बताइए पहले आपका प्लान क्या है, तब जाके मामले में कुछ गहराई होगी। वरना फिलहाल हेडलाइन तो एक खबर तो ये है कि आपका मोबाइल का बिल बढ़ने वाला है। अब हम कैसे माइंडफुली इसका इस्तेमाल करें, कैसे स्टेप्स लें, ये मैं आप तीनों से सवाल पूछना चाहती हूँ। अपने अपने हिसाब से आप हमारे दर्शकों को सलाह दीजिएगा। महेश सर, सबसे पहले आप। अब आपको, जैसे हम लोग पैसे अपने बजट करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको अपना डेटा बजट करना होगा। यदि आपको लगता है कि आप क्रिकेट के बगैर जी नहीं सकते, तो फिर आपको अपना क्रिकेट का बजट बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपको आपके परिवार के साथ या अपने बिजनेस के लिए आपको डेटा किसी भी हालत में चाहिए, क्योंकि उसमें किसी किस्म की इंटरप्शन आएगी तो आपको फर्क पड़ेगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। पर मेन चीज ये होगी कि आपको अपना डेटा जो है वो बजट करना होगा, और आपको यूसेज भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। यदि आपको पता लगेगा कि यूसेज किस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे या नाइट में कम है, या उसके अंदर आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि कंपनियों के प्लान्स भी कुछ हद तक एक जैसे नहीं होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियों को लोअर यूसेज वाले लोगों को अट्रैक्टिव प्लान देती हैं, कुछ लोग बल्क यूजर्स को ज्यादा अच्छा प्लान देते हैं वगैरह। तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी अपने प्लान्स के बारे में। तो ये मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, जो आपने पॉइंट पहले किया था, कि ये आम कस्टमर के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल कंपनियां हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूं, और ये दुनिया में सब जगह है, कि इनकी पारदर्शिता जो है वो बहुत ही कम होती है। आम आदमी को समझ ही नहीं आता कि वो किस तरीके से अपनी यूसेज, अपना बिल कैसे समझे, और यदि अपना बिल समझ पा रहा है तो फिर उसको मैनेज कैसे करे। पर करना यही पड़ेगा कि आपको ठीक उसी तरीके से जैसे अपनी सीमित इनकम को लोग मैनेज करते हैं, उसी तरीके से अपना सीमित डेटा जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपकी राय हो गई। लॉयड, आप क्या कहेंगे, क्या सलाह आपकी उपभोक्ताओं को? बेसिक जो करना है, एक तो अपनी यूसेज पैटर्न थोड़ा स्टडी करना होगा। अभी मार्केट्स में थोड़ी बहुत एप्स है जहां पर वो आपकी लास्ट 6 मंथ्स 12 मंथ्स की जो टेलीकॉम यूसेज है उसके बेसिस पे आपको रेकमेंड करेंगी कि कौन सा ऑपरेटर और उस ऑपरेटर के साथ कौन सी प्लान आपको बेस्ट रहे। जैसे ऊपर साहब ने बताया कि अगर आप बिग डेटा गजलर हो, आप काफी यूज करते हो अपने स्मार्ट टीवी या ओटीटी में, तो कैसे आप वो ऑप्टिमाइज करें, या कौन से प्रोग्राम्स, या आप रेगुलर टीवी में आप अगर आप थ्रू डीटीएच जाए तो वहां पर ट्रांसफर करें। तो थोड़ा आई थिंक एक तो रिसर्च करना होगा कि डेटा कैसे ऑप्टिमाइज करें, उस पर बहुत फर्क गिरेगा। दूसरा चीज है कि लुक एक्टिवली एट वेरियस टेलीकॉम प्लान्स। जैसे ही गुप्ता जी ने बताया दैट बीएसएनएल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री offers the most affordable plans. Not only in many parts, I would say in most parts of the country. It's just that इनकी जो मार्केटिंग है, जो बड़ी प्लेयर्स की, प्राइवेट सेक्टर की प्लेयर्स है, उसमें हम भूल जाते हैं कि बीएसएनएल के भी काफी स्ट्रेंथ्स है कनेक्टिविटी के और प्लान्स के। I think it's a good time for people to make a very deep, dispassionate evaluation, one of their data plans, two, looking at competitive operators, and thirdly also optimize their usage. एक चीज है कि आजकल youngsters जो है, they spend what 6 to 8 hours in front of their phones. I think there is also a larger impact on society and on various other aspects. So I think that's another aspect that people have to learn to look into. All right. आखिर में गुप्ता सर, आप क्या कहेंगे दर्शकों को?
हाँ जी, ये कविता जी जो दोनों डॉक्टर उपल और लॉयड साहब ने बोला बिल्कुल सही है, वैसे ही मैं कहने वाला हूँ। बट एक नई चीज मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों के डिसिप्लिन के लिए और सब्सक्राइबर को, मतलब वो जब घर पे बैठे हैं ना, उस टाइम मोबाइल की बजाय अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को यूज करें और वाईफाई को यूज करें, जो टैरिफ प्लान का पार्ट नहीं होता है, जो ऑलमोस्ट फ्री होता है, या वो जैसे FTTH आया हुआ है घरों में, अब जहाँ 5G की बात हो रही तो FWA आएगा। तो मेन है कि आप मोबाइल का इतना यूज नहीं करो, एक्चुअली यू आर डूइंग मिस यूज, और डेटा इतना ज्यादा आप फालतू में भी यूज करते हो। तो अगर प्राइस बढ़ता नजर आ रहा है ना, पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट ही कम करो, और सबसे ज्यादा डेटा यूज वाली जो एप्लीकेशन है वो घर में बैठ के ही करो। मतलब जब सड़क पे हो आप, जब बाहर हो, वहां अपनी बेयर मिनिमम यूज करो। मतलब दैट इज व्हाट आई लाइक टू एडवाइस। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स के जरिए सलाह तो हमें मिल गई है, अब अमल आपको करना है, और हाँ, आवाज़ भी उठाते रहनी है, क्योंकि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। सबकी अपनी अपनी वजह होती है, इंडस्ट्री की अपनी अपनी वजह होती है, कंपनियों की अपनी अपनी वजह होती है, लेकिन भुगतता तो भुगता ही है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इस आज के शो में मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।